नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के उस मामले की जिसने एक बार फिर देश में कानून, नागरिक स्वतंत्रता, धार्मिक पहचान, पुलिस कार्रवाई और न्यायिक प्रक्रिया को लेकर गंभीर बहस छेड़ दी है। सवाल सिर्फ इतना है कि 3 मुस्लिम महिलाओं को कथित गौमांस पकाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। सवाल यह भी है कि क्या किसी व्यक्ति को उस स्थिति में जेल भेजा जा सकता है जब तक यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध ही न हुआ हो कि बरामद पदार्थ वास्तव में वही था जिसके आधार पर आरोप लगाए गए हैं। क्या संदेह, स्वीकारोक्ति और प्रारंभिक आकलन किसी नागरिक की स्वतंत्रता छीनने के लिए पर्याप्त आधार हो सकते हैं? और क्या यह मामला केवल एक आपराधिक जांच का है या इसके पीछे केंद्र में नागरिक अधिकारों और संवैधानिक सुरक्षा का एक बड़ा प्रश्न भी मौजूद है? उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के सराय अकील थाना क्षेत्र के पनारा गोपालपुर गांव में 24 जून को हुई पुलिस कार्रवाई अब राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गई है। पुलिस का दावा है कि मुखबिर से सूचना मिलने के बाद एक घर पर छापेमारी की गई जहां कथित रूप से प्रतिबंधित मांस पकाया जा रहा था। पुलिस ने वहां से पका और कच्चा मांस बरामद करने का दावा किया और तीनों महिलाओं शाइस्ता, शमा और फातिमा को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इस पूरी कहानी की कार्रवाई में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि जिस मांस को गोमांस बताते हुए कार्रवाई की गई उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है। अर्थात आधिकारिक स्तर पर अभी तक पुष्टि नहीं हुई है कि बरामद मांस वास्तव में किस पशु का था। यहीं से यह मामला केवल एक आपराधिक मुकदमे से आगे बढ़कर न्यायिक प्रक्रिया और नागरिक अधिकारों की बहस का विषय बन जाता है। पुलिस का कहना है कि महिलाओं ने पूछताछ के दौरान स्वीकार किया कि बरामद मांस गोमांस था और उसे परिवार के अन्य सदस्य लाए थे। दूसरी ओर परिवार इस पूरे मामले को पुरानी रंजिश का परिणाम बता रहा है। परिवार का आरोप है कि गांव के ही एक व्यक्ति ने पहले कथित रूप से मांस उपलब्ध कराया और बाद में पुलिस को सूचना देकर उन्हें साजिशन फंसा दिया गया। यह आरोप सही है या गलत, इसका निर्णय जांच और न्यायालय को करना है। लेकिन यह प्रश्न अवश्य उठता है कि यदि किसी मामले का केंद्रीय साक्ष्य ही अभी वैज्ञानिक परीक्षण के प्रतीक्षा में है तो क्या उस आधार पर की गई गिरफ्तारी और जेल भेजने की प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठेंगे? पुलिस की एफआईआर के अनुसार मुखबिर ने घर की पहचान कराई और उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस का दावा है कि 4 पुरुष वहां से भाग गए और घर के भीतर 3 महिलाएं मौजूद थीं। पुलिस ने लगभग 2 किलो मांस बरामद करने की बात कही है जिसके नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। लेकिन यहां एक और महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। यदि जांच रिपोर्ट अभी नहीं आई है तो पुलिस ने किस वैज्ञानिक या कानूनी आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि बरामद मांस गोमांस ही था? क्या केवल प्रथम दृष्टिया अनुमान या कथित मौखिक स्वीकारोक्ति पर्याप्त है? भारतीय न्याय व्यवस्था का मूल सिद्धांत यह है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं माना जाता जब तक उसका अपराध विधि सम्मत सिद्ध न हो जाए। लेकिन ऐसे मामलों में अक्सर यह बहस उठती रही है कि क्या सामाजिक और राजनीतिक दबाव के बीच यह सिद्धांत कमजोर पड़ जाता है? परिवार की ओर से लगाए गए गंभीर आरोप, उनका कहना है कि गांव के एक व्यक्ति के साथ पुरानी रंजिश थी जिसने कथित रूप से पूरे परिवार को फंसाने की योजना बनाई। परिवार का दावा है कि उसी व्यक्ति ने मांस उपलब्ध कराया और बाद में पुलिस को सूचना दी। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है और पुलिस ने मुखबिर की पहचान बताने से इनकार किया है। यदि परिवार का दावा गलत है तो जांच इसे स्पष्ट कर देगी, लेकिन यदि इसमें आंशिक सत्यता भी सामने आती है तो यह प्रश्न और भी गंभीर हो जाएगा कि क्या व्यक्तिगत दुश्मनी को आपराधिक मामलों में बदलने का रास्ता इतना आसान हो सकता है? एक और संवेदनशील पहलू महिलाओं की गिरफ्तारी और उनके परिवार की स्थिति का है। परिवार के अनुसार गिरफ्तार महिलाओं में से एक के साथ 1.5 साल का बच्चा भी पुलिस हिरासत में है। परिवार का दावा है कि घर में अब केवल 90 वर्ष की आयु वाले बुजुर्ग सास ससुर ही बचे हैं जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है।
यह मामला केवल कानून का नहीं बल्कि मानवीय संवेदनाओं का भी प्रश्न बन जाता है। यदि आरोप सिद्ध होते हैं तो कानून अपना काम करेगा, लेकिन यदि आरोप सिद्ध नहीं होते हैं तो उन परिवारों को हुए सामाजिक, आर्थिक और मानसिक नुकसान की भरपाई कौन करेगा। इस पूरे मामले में पुलिस और परिवार के दाव में कई महत्वपूर्ण अंतर दिखाई देते हैं। परिवार का कहना है कि पुलिस बड़ी संख्या में घर में दाखिल हुई और बाद में महिला पुलिसकर्मी पहुंची, जबकि एफआईआर में महिला पुलिसकर्मी की संख्या मौजूदगी का उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार पुलिस का कहना है कि महिलाओं ने स्वीकारोक्ति की थी, कि जबकि उनका बचाव पक्ष के वकील का कहना है कि पुलिस हिरासत में दिए गए कथित बयान अदालत में स्वतः स्वीकार्य साक्ष्य माने जाते हैं। भारतीय साक्ष्य कानून के अनुसार भी पुलिस के समक्ष दिए गए कबूलनामे को सामान्य परिस्थितियों में निर्णायक साक्ष्य नहीं माना जाता है। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या किसी व्यक्ति की रसोई, उसके भोजन और उसके निजी जीवन शैली की जांच राज्य के अधिकार क्षेत्र में किस सीमा तक आती है। सामाजिक कार्यकर्ता और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह मामला नागरिक स्वतंत्रताओं से जुड़ा एक गंभीर प्रश्न खड़ा करता है। यदि पुलिस किसी सूचना के आधार पर किसी नागरिक के घर में जाकर उसके भोजन की जांच करती है, तो क्या इसके लिए स्पष्ट और ठोस कानूनी मानदंड होने चाहिए। क्या निजता के अधिकार और राज्य की जांच शक्तियों के बीच संतुलन बनाया जा रहा है। भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को गरिमा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, वहीं राज्य को कानून लागू करने और अपराध की जांच करने का अधिकार भी प्राप्त है। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। इस मामले ने एक बार फिर यह सवाल उठाया है कि क्या गोवध संबंधी कानूनों के मामले में गिरफ्तारी और अभियोजन की प्रक्रिया को लेकर अधिक स्पष्ट और वैज्ञानिक मानक बनाए जाने चाहिए। क्या फॉरेंसिक रिपोर्ट आने तक गिरफ्तारी जैसे कदम पर अतिरिक्त न्यायिक समीक्षा होनी चाहिए। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उनके पास पर्याप्त आधार थे और मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायिक हिरासत दिए जाने के बाद ही आरोपियों को जेल भेजा गया। दूसरी ओर बचाव पक्ष का तर्क है कि वैज्ञानिक प्रमाण के अभाव में इस प्रकार की कार्रवाई न्याय के मूल सिद्धांत के अनुरूप नहीं मानी जा सकती है। इस मामले का एक और पक्ष भी है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों में एक ऐसा व्यक्ति के खिलाफ पहले से भी गोवध निवारण अधिनियम के तहत मामले दर्ज हो चुके हैं। हालांकि उपलब्ध न्यायिक अभिलेखों से यह भी सामने आता है कि पूर्व मामलों में उन्हें जमानत मिली थी और एक मामले में न्यायालय ने यह भी कहा था कि केवल पुराने मुकदमे के आधार पर किसी व्यक्ति को आदतन अपराधी नहीं माना जा सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि किसी भी वर्तमान मामले का मूल्यांकन उसके अपने तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर किया जाए, न कि केवल पूर्व आरोपों के आधार पर। आज इस मामले में कई सवाल हैं, लेकिन जवाब अभी भी अधूरे हैं। क्या बरामद मांस वास्तव में गोमांस था? क्या पुलिस के पास गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त और वैधानिक आधार थे? क्या परिवार द्वारा लगाए गए साजिश का आरोप सही है? क्या कथित स्वीकारोक्ति स्वतंत्रता और स्वैच्छिक थी? क्या फॉरेंसिक रिपोर्ट आने तक गिरफ्तारी टाली जा सकती थी? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या कानून का उपयोग न्याय सुनिश्चित करने के लिए हो रहा है या कहीं ऐसा तो नहीं कि संदेह ही सजा में बदल जा रहा है। इन सभी सवालों के अंतिम उत्तर अदालत, वैज्ञानिक जांच और निष्पक्ष विवेचना से ही सामने आएंगे। लेकिन तब तक यह मामला हमें याद दिलाता रहेगा कि किसी भी लोकतंत्र की असली परीक्षा केवल अपराधियों को सजा देना नहीं बल्कि निर्दोष के अधिकारों की रक्षा करना भी होता है। क्योंकि न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए बल्कि होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए। नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव।